नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं जिस दिन से इस लड़की को पैदा किया है। खुद तो अभागी है ही, साथ में अपनी छोटी बहन का भी भाग्य खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने। अपनी सगी माँ के मुंह से खुद के लिए ऐसा सुनकर सलोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। सलोनी इस कहानी की नायिका है जो अपने घर की बड़ी बेटी है और पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत ज़्यादा गुणी, संस्कारी और धार्मिक लड़की थी। इतनी खूबी होने के बाद भी क्यों सलोनी को अपनी सगी माँ से इतना कुछ सुनने को मिल रहा था, उसकी वजह थी सलोनी का सांवला रंग। सलोनी बाकी गुणों में सबसे आगे थी, बस कमी थी तो उसके रंग में। हालांकि ये कोई कमी नहीं है सांवला होना, पर हमारे समाज में आज भी अगर कोई लड़की देखने आ जाता है तो सबसे पहले उस लड़की का रंग और रूप ही देखता है। सलोनी के घर में उसके पापा, माँ और एक छोटी बहन थी जिसका नाम था गौरी, क्योंकि उसका रंग दूध जैसा गोरा था। कभी कभी एक ही माँ बाप की संतान से दो अलग अलग रंग और गुणों के बच्चे पैदा होते हैं, पर लोग गुण को छोड़कर उनमें रंग को लेकर ही भेदभाव करने लगते हैं। सलोनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी शादी की भी उम्र चलती जा रही थी। घर वालों के ताना न सुनने को मिले, इसलिए उसने पास के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे वो अपने खर्चों के लिए अपने माँ बाप पर बोझ न बने। वही गौरी अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा करने वाली ही थी, पर वो इतनी गोरी और सुंदर थी कि आए दिन उसके लिए रिश्ते आते ही रहते थे, पर हर बार उसका रिश्ता इस वजह से नहीं हो पाता था कि पहले सलोनी बड़ी थी तो उसकी शादी होनी चाहिए, उसके बाद में गौरी की। सलोनी के लिए भी उसके माँ बाप 3 साल से रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर हर बार या तो सलोनी के रंग की वजह से रिश्ता टूट जाता या फिर खूब दहेज की वजह से। और इस बात से अब सलोनी की माँ, जिसका नाम रेणुका था, वो इस बात से सलोनी से चिढ़ा करती थी। रंग में अंतर होने की वजह से रेणुका के दोनों बेटियों में प्रेम में भी अंतर था। वो सलोनी को कम और गौरी को ज़्यादा मतलब देती थी, क्योंकि वो जब भी कभी बाहर जाती तो सलोनी और गौरी को साथ ले जाती। सब सलोनी को छोड़कर गौरी की ही बड़ाई करते, जिससे धीरे धीरे रेणुका ने अपने साथ सलोनी को ले जाना बंद कर दिया और सिर्फ गौरी ही उनकी बेटी बनकर रह गई। सलोनी के पिता ने कभी भी दोनों बेटियों के बीच फर्क नहीं किया, बल्कि वो अपनी पत्नी रेणुका के इस भेदभाव को देखकर सलोनी को ही ज़्यादा प्रेम करते थे। वो अपने हिस्से के साथ साथ रेणुका के हिस्से का भी प्यार सलोनी को देने की कोशिश करते थे। माँ के प्यार में अंतर होना का परिणाम ये हुआ कि सलोनी की छोटी बहन गौरी भी अब सलोनी से नफरत करने लगी थी, और उम्र में छोटी होने के बावजूद भी वो सलोनी को हर बात पर ताना ही मारती रहती थी, जबकि वो सिर्फ रंग रूप में ही सलोनी से आगे थी, बाकी हर काम में पीछे। ना पढ़ाई लिखाई करती, ना उससे घर का कोई काम आता, और न ही वो संस्कारी और धार्मिक थी। हर वक्त बस वो खुद ही साज सज्जा में लगी रहती थी, और रेणुका भी हमेशा गौरी की ही गलती पर सलोनी को डांटती थी। उसे लगता था कि कहीं सलोनी की वजह से गौरी का भविष्य भी काला न हो जाए, इसलिए वो सलोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हर वक्त उससे चिढ़ती रहती थी, और खरी खोटी सुनाने में तो वो कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से रेणुका के सिर से पानी ऊपर जा चुका था, और आज वो सलोनी को घर से निकाल ही देना चाहती है। आज फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के लड़के का रिश्ता गौरी के लिए आया था। लड़का गौरी की सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया था कि दहेज लेने की जगह
वो गौरी की शादी का खर्चा भी खुद उठाने को तैयार था। पर उसी वक्त अचानक से सलोनी स्कूल से घर लौट रही थी और उसे गौरी के इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वो अचानक ही लड़के वालों के सामने आ गई और उन्होंने सलोनी को देखकर पूछा कि ये कौन है। तब रेणुका कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सलोनी के पिता ने बोल दिया कि ये मेरी बड़ी बेटी सलोनी है। और तभी लड़के की माँ ने रेणुका को बहुत ही ज़्यादा बुरा सुनाया कि आपने कहा था कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है गौरी, फिर ये क्या सौतेली बेटी है आपकी। तब रेणुका ने कहा कि नहीं, ये मेरी सगी बेटी है। तब लड़के की माँ और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कोई अपनी सगी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। उन्होंने जब रेणुका और गौरी पर झूठा होने का इल्जाम लगाया तो रेणुका ने आखिर में उन्हें सच बता दिया कि उन्होंने सलोनी के बारे में उन लोगों से इसलिए नहीं बताया क्योंकि सलोनी का सांवला रंग है और इस वजह से कहीं गौरी का रिश्ता न टूट जाए। और इस जवाब को सुनकर खुद लड़के ने ही इस रिश्ते के लिए न बोल दिया क्योंकि उनकी नज़रों में रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। पर जिस घर में वो रिश्ता करने जा रहा है या जिस घर की लड़की को वो अपनी बहू बनाने जा रहा है, अगर उनकी सोच ही इतनी घटिया है तो वो लोग ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और उन्होंने इस रिश्ते के लिए न बोल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब रेणुका और गौरी ने इस रिश्ते के टूट जाने का कारण सलोनी को मान लिया, जबकि ये रिश्ता खुद रेणुका और गौरी की गंदी सोच और गिरी हुई हरकत की वजह से टूटा था। अभी इस रंग की वजह से सलोनी को और कितना कुछ सुनना बाकी था। सलोनी के घर का झगड़ा अब 4 दीवार से बाहर जा चुका था और आसपास के लोग अब उनकी बातें सुनने लगे थे। सलोनी के पिताजी बार बार रेणुका को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी घटिया सोच और नीच हरकत की वजह से हुआ। इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है। भगवान के लिए उसको कोसना बंद करो। पर रेणुका थी कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और कोने में बैठी गौरी भी बस जोर जोर से रोई जा रही थी और किचन में बैठी सलोनी ये सब कुछ सुनकर खुद को कोस रही थी कि भगवान ने उसे पैदा ही क्यों किया। उसके पैदा होने से उसके घर वालों को ही दुख मिल रहा है, उसके माँ पापा के बीच झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा जीवन उसके लिए अब मृत्यु के समान है। सलोनी के माँ पापा का झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा और आसपास के लोगों के लिए मुक्त का तमाशा चल रहा था। फिर उस भीड़ में एक अधेड़ औरत रेणुका के पास आई और अंदर से उसके घर के दरवाजे को बंद कर लिया। वो औरत मोहल्ले में ही रहती थी और सलोनी के पापा और माँ उनको अपनी बड़ी बहन के समान मानते थे। वो दोनों ही उनकी बड़ी इज्जत करते थे और हर बड़े फैसले से पहले उनका मार्गदर्शन लेते थे। उन्होंने रेणुका को बहुत समझाया कि इस तरह घर की बातों की सरेआम सुनाना अच्छा नहीं होता है। तू खुद इस घर की मान मर्यादा है और तेरी दोनों ही बेटियां इस घर की इज्जत, और कोई अपने घर की इज्जत का ऐसे थोड़ी ना तमाशा बनाता है। और जो हो गया सो हो गया। अब तेरे रोने गाने से थोड़ी ना वो लड़के वाले वापस आकर गौरी का हाथ मांग लेंगे। और वैसे तू मुझे बता, ये तुमने क्यों किया था? अगर तुमने अपनी छोटी के लिए रिश्ता ढूंढा था और उन्हें घर पर बुलाया था तो ये बात तुमने सलोनी को क्यों नहीं बताई? और अगर तुमने उसे बता दिया होता तो वो सामने आती ही नहीं और बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। और तू क्यों सलोनी को इस तरह कोस रही है? एक दिन उसके लिए भी अच्छा रिश्ता आएगा, वो भी बहुत अच्छे लड़के का। तो अब तू बता कि तुमने ये बात सलोनी को क्यों नहीं बताई? इसका जवाब रेणुका दे पाती कि बीच में गौरी ही सलोनी को लेकर चिल्ला पड़ी।
अरे ये अपशगुन है मेरे लिए। इसके रंग की तरह इसकी नज़र भी काली है मेरे लिए। इस बार इसकी वजह से मेरा रिश्ता होते होते टूट जाता है। खुद तो घर पर बोझ ही है, साथ में मेरी जिंदगी पर भी। और हाँ बुआ जी, आप जो कह रही हैं न, एक दिन सलोनी के लिए रिश्ता आएगा तो कोई अंधा ही होगा जो इससे शादी करेगा। जिसे इसका रंग रूप दिखाई नहीं देगा तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो अंधेड़ उम्र की औरत ने गौरी को एक थप्पड़ जोर से लगाया और कहा कि तुझे पता भी है कि तू इसके बारे में ऐसा बोल रही है, वो तेरी बड़ी बहन है। ये रिश्ता याद है कि बढ़ती उम्र के साथ भूल गई है। जब तू पैदा हुई थी ना, तो ये तेरी माँ अपने पैर का ऑपरेशन करवाकर हॉस्पिटल में महीनों एडमिट रही है। तब ये अभागी और काली लड़की, जो कि तेरी सिर्फ बड़ी बहन ही नहीं बल्कि एक माँ की तरह तुझे पाला है, तेरी माँ से ज़्यादा सलोनी का हक है तुझ पर। वो तो उसका बड़प्पन है। वो तेरी गलतियों को चुपचाप सुन लेती है, वरना तुझे तो सुबह शाम के खाने में एक थप्पड़ ही परोसना चाहिए, तब जाकर तेरी अक्ल खुलेगी। और ये जो शादी शादी का रोना लेकर बैठी है, तो ये जो तेरी हरकत है ना, अगले ही दिन ससुराल से धक्के मार के निकाल दी जाएगी। फिर मत कहना कि तेरे इस घर में तुझे किसी ने समझाया नहीं था। अपने लिए ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत हुई, पर वो जानती थी कि माँ बाप इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। उल्टा अगर मैंने कुछ कह दिया तो इनको तो माँ भी मुझ पर गुस्सा हो जाएगी और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रेणुका ने कहा कि जीजी मान ली आपकी बात कि सलोनी का इसमें कोई कसूर नहीं है, पर ये बताओ आपकी कब तक हम बूढ़े माँ बाप इन जवान लड़कियों का बोझ लेकर जिएंगे। सलोनी से तो कोई शादी करेगा ही नहीं, ना ही करना चाहता है। और अगर हम हाथ पैर जोड़कर किसी से शादी की भीख मांगे तो वो हमारी औकात से ज़्यादा दहेज मांग लेता है। अरे हम ढंग से खाना नहीं खा सकते तो हम लाखों का दहेज कहाँ से देंगे। गौरी के लिए तो उल्टा दहेज मिल रहा है, पर इस सलोनी के चलते उसकी भी शादी नहीं हो पा रही है। काश मेरी एक ही बेटी होती, गौरी का जीवन कितना अच्छा होता। तभी सलोनी के पापा ने रेणुका पर हाथ उठाया था कि उस अधेड़ औरत ने उन्हें रोक लिया। ये तू क्या कर रहा है? तू भी इसकी तरह पागल हो गया है क्या? अरे ये तो अपने 9 महीने की ममता भूल बैठी है, पर तू तो समझदार है, थोड़ा दिमाग से काम ले। और सुन रेणुका, आज के बाद तू भी इतना जान ले कि हर लड़की अपनी किस्मत खुद लेकर आती है और किसी भी लड़की को भगवान घर पर नहीं बैठे रहने देता। अभी सलोनी बिटिया का सही वक्त नहीं आया है, पर तू देखना उसकी शादी गौरी से भी अच्छे परिवार में होगी और वो लड़का सलोनी के साथ साथ उसके सावले रंग से भी प्यार करेगा। तब तुझे अपनी कही हर बात का पछतावा होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। इधर सलोनी के पिताजी रेणुका की इस हरकत से नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रेणुका को कुछ समझ नहीं आता तो वो घर के पास वाले मंदिर में चली जाती है। इधर किचन में बैठी सलोनी अपने लिए इतना कड़वा सुनकर बहुत ही दुखी होती है। वो पास रखे दर्पण पर अपना चेहरा देखती है और फिर अपनी बुआ, जो अधेड़ उम्र की औरत थी, की बातों को सोचती है कि क्या कोई मुझसे भी मेरे इस रंग के साथ अपनाएगा? क्या उसे मैं सुंदर लगूंगी? क्या उसे मेरे सावले होने से कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या कभी मेरी भी डोली उठेगी? क्या कभी मेरे आंगन में मेरे नाम की बारात आएगी? क्या कभी मैं भी दुल्हन बनूंगी? तभी उसे अचानक से अपनी छोटी बहन गौरी की बात याद आ जाती है कि कोई अंधा ही होगा जो इससे शादी करेगा। और फिर बहते आंसुओं से सलोनी के सारे सवालों के जवाब भी बह जाते हैं। रेणुका मंदिर में पहुंचकर भगवान से अपने दुखों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगी। उनके आगे बैठकर
आंसू के झरने बहाने लगी। तभी पंडित जी आए और रेणुका से उसके दुखों का कारण पूछा। रेणुका ने उदास मन से पंडित जी को अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया और अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिंता मत कर बेटी, जिस भगवान ने मुसीबत में डाला है वो ही तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, बस उस पर भरोसा रख। इतना कहकर पंडित जी अपनी पूजा में लग गए। मन का बोझ हल्का करके रेणुका भी अपने कमरे के लिए जाने लगी कि तभी उसे एक औरत की आवाज़ दी। अरे बहन सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रेणुका ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती और मैंने आपको इस मंदिर में पहली बार देखा है, तो आप मुझे कैसे जानती हैं? उस औरत ने रेणुका से कहा कि मैं मालिनी हूँ, मैं भी यही पास में ही रहती हूँ, पर मंदिर रोज़ रोज़ तो नहीं, पर कभी कभार ज़रूर आती हूँ। बता रही थी कि आपकी 2 लड़कियाँ हैं, जिसमें आपकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही है और इस वजह से आपकी छोटी बेटी को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेणुका ने कहा कि जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर क्या कर सकती हूँ, मैं भी तो इंसान, अब भगवान तो हूँ नहीं जो अपनी हर समस्या का समाधान कर सकूँ। तब मालिनी ने कहा कि जी कह तो आप ठीक रही हैं कि आप भगवान नहीं हैं, पर भगवान किसी न किसी को हर किसी की समस्या का समाधान करने के लिए किसी न किसी इंसान को भेज ही देते हैं, और आपकी जिंदगी में वो इंसान मैं हूँ, रेणुका जी। रेणुका ने आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखा और कहा कि आप, पर कैसे, और आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं, जबकि मैं आपको जानती भी नहीं ठीक से। मालिनी ने कहा कि हाँ रेणुका जी, मैं आपकी समस्या जो कि आपकी बड़ी बेटी से आपको है वो हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। उसके बाद आप अपनी छोटी बेटी की शादी जैसे चाहे वैसे करवा सकती हैं। इतना सुनते तो रेणुका जैसे खुशी से झूम उठी और उसने कहा कि क्या ये सच है? क्या आप सच बोल रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है? मालिनी ने कहा कि जरूर ऐसा हो सकता है। पर रेणुका ने आश्चर्य से कहा कि पर क्या? मालिनी ने कहा कि पर आपको अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अपाहिज लड़के से करनी होगी। इतना सुनते ही रेणुका का मन कांप गया और वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। मालिनी ने कहा कि क्या हुआ रेणुका जी, आप इतनी खामोश क्यों हो गई? रेणुका ने कहा कि बहन जी माफ़ करना, मैं ही अपने लालच में थोड़ा बह गई थी, पर मैं अपनी बेटी की शादी किसी अपाहिज से नहीं करवाऊंगी। माना कि वो मेरे दुखों की वजह है, पर मैंने उसे जन्म दिया है। मैं उसका जीवन अपने ही हाथों में नरक बनने नहीं दूंगी। मुझे माफ़ करिए और मुझे अब जाने दीजिए। और फिर रेणुका वहाँ से जाने लगती है कि तभी मालिनी उसके रास्ते के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि रेणुका जी रुकिए, मैं जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो किसी भी माँ के लिए आसान नहीं है, पर आप मेरी सिर्फ एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी, आपका फैसला। मैं फिर भी आपके रास्ते में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। रेणुका ने मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं आपको 10 मिनट का वक्त देती हूँ, जो बोलना है जल्दी बोलिए, फिर मुझे घर भी जाना है। मालिनी ने कहा कि मैं कुछ भी कहने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? रेणुका ने कहा कि आपको जो कहना है यही कहो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मालिनी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सिर्फ ये कही बातों पर नहीं बल्कि खुद अपनी आँखों से चलकर सच देखिए, जिससे आपको फैसला लेने में आसानी हो। फिर रेणुका ने भी थोड़ा सोचने के बाद उसके साथ जाने का मन बना लिया। कुछ दूर जाने के बाद मालिनी रेणुका के एक बंगले के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। रेणुका ने कहा कि ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? ये तो आलीशान बंगला है,
मालिनी ने कहा कि अभी तो क्या रेणुका जी, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो अंदर चलिए, आपको सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिर रेणुका और मालिनी उस बंगले के अंदर गई जहाँ लाखों के सामान और वस्तुओं से पूरा घर रोशन हो रहा था। इतना देखते ही रेणुका की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। मालिनी ने फिर एक नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा और वो नौकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक 45-50 साल का आदमी वहाँ पर आया जो वही चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर रेणुका को लगा कि शायद ये लड़के का पिता है और ये भी अपाहिज है। मालिनी ने उस आदमी को गले लगाया और कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाने लाई हूँ। और फिर मालिनी ने रेणुका की तरफ देखा और सोफे पर बैठने का इशारा किया। रेणुका ने उस आदमी को देखकर नमस्ते किया। फिर मालिनी के कान में धीरे से पूछा कि ये कौन है। मालिनी ने कहा, रुको, सब पता चल जाएगा। फिर मालिनी और आदमी मिलकर उस आदमी की प्रॉपर्टी के बारे में बातें करने लगे कि इस घर में कितने नौकर चाकर हैं और उसकी कितनी कमाई वगैरह वगैरह। जैसे जैसे ये दोनों धन दौलत की बात करते, रेणुका का लालच और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा। एक पल को तो उसके भी मन में ख्याल आया कि सलोनी की जगह गौरी की ही शादी कर दूं, यहाँ मेरी बेटी ऐश में रहेगी और फिर पति अपाहिज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, सारा धन दौलत तो मेरी बेटी का ही होगा। पर वो जानती थी कि गौरी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। फिर थोड़ी देर में मालिनी ने कहा कि रेणुका जी, तो बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है क्या। रेणुका ने कहा कि एक बार वो बस लड़के को देख लेती, उसके बाद वो कुछ कह सकती है। और तभी मालिनी ने कहा कि अरे, इतनी देर से लड़का आपके सामने है और आप लड़के को देखने की बात कर रही हैं। रेणुका एकदम आश्चर्य और गुस्से में उठी और उसने कहा कि ये लड़का नहीं, ये तो आदमी है जो 45-50 साल से कम नहीं होगा और ये तो मेरी बेटी के बाप की उम्र का है। और आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा दूं? तो ऐसा कभी नहीं होगा। और रेणुका गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। रेणुका के बाहर जाते ही मालिनी उसके पीछे पीछे बाहर भागकर आई और रेणुका को आवाज लगाने लगी, पर रेणुका ने उसकी एक बात न सुनी और वहां से जल्दी जल्दी ही अपने कदम बढ़ाने लगी। पर मालिनी ने दौड़कर रेणुका को हाथ पकड़कर रोका कि रेणुका ने कहा कि अरे, तुम क्या पागल हो गई हो, छोड़ो मेरा रास्ता, तुम्हें जो कहना करना था तुमने कर लिया, अब मुझे जाने दो। मालिनी ने कहा कि 1 मिनट रेणुका जी, आपने मेरी बात अभी तक सुनी नहीं है। मैं तो बस आपको यहाँ लेकर आई थी कि जो कुछ भी है मैं कहूँ उस पर आप आँख बंद करके भरोसा न करें, बल्कि खुद अपनी आँखों से चलकर देखे। रेणुका ने कहा कि हाँ, मैंने सब देखा, यहाँ की धन दौलत भी और उस आदमी को भी। और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि कोई सगी माँ अपनी बेटी की शादी इस आदमी से करवाएगी। और तुमको इतनी पड़ी है तो तुम ही अपनी बेटी की शादी इससे करवा पर मेरा पीछा छोड़ो। रेणुका मालिनी ने कहा कि करवा देती अगर ये मेरा देवर न होता। रेणुका ने कहा, तो ये बात है, अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तुमने पहले तो मेरी और पंडित की बात चोरी चोरी सुनी, फिर तुमने अपने देवर, जो कि सिर्फ पैरों से ही नहीं उम्र से भी हद से ज़्यादा बड़ा है, उसको मेरी बेटी के गले में बांधने का षड्यंत्र रचा। मालिनी ने कहा कि हाँ, सोचा मैंने था, तो क्या गलत किया मैंने? आप भी तो अपनी बड़ी बेटी की शादी को लेकर परेशान हैं। उसमें भी तो कमी है कि वो सांवली है। और फिर आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं कि कोई लड़की कितनी ही चरित्रवान या गुणी क्यों न हो,
पर शादी उसकी सुंदरता देखकर ही की होती है। और आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आप अपनी उस सांवली बेटी को भर भर कर दहेज देकर विदा कर सके। और क्या कमी है इस रिश्ते में? मेरे देवर की इतनी धन दौलत है जितनी कि आप और आपके साथ पुश्तों ने देखी भी नहीं होगी, न कभी देख पाएगी। और वो भी इस बड़े बंगले का अकेला मालिक है, और कल को उसे कुछ हो जाए या वो मर गया तो ये सब किसका नाम होगा? उसकी पत्नी के, मतलब कि आपकी बेटी के। एक तो बिना धन दहेज की शादी, ऊपर से करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हो जाएगी आपकी वो काली कलूटी लड़की, जिसे आप अपनी तसल्ली के लिए सांवले होने का ढोंग करती हैं। अरे इससे अच्छी किस्मत तो हो ही नहीं सकती उसकी। एक झोपड़ी से उठकर महलों में राज करेगी। और एक बात, मेरे देवर को रिश्तों की कमी नहीं, भले ही वो 50 का है, क्योंकि उसके पास दौलत बहुत है। पर हाँ, हम ऐसी लड़की चाहते हैं कि जो उसकी देखभाल करने वाली हो। तो अब आप कहिए, आपका क्या फैसला है? रेणुका ने मालिनी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वो अपने आप में ही सोचने लगी। एक तरफ रेणुका की माँ की ममता थी, जो बार बार ये कह रही थी उससे कि चाहे कितनी ही धन दौलत क्यों न हो, पर उसे अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा नहीं करना। पर शायद रेणुका में माँ की ममता से ज़्यादा धन दौलत का लालच पड़ा था। इसलिए उसने सोचा कि अगर सलोनी की शादी के बाद उसके पति की ये हालत हो जाती तो क्या सलोनी उसे छोड़ देती? नहीं ना। और फिर सलोनी इस घर में शादी करेगी तो मेरी गोरी के भी भागे खुल जाएंगे और उसकी शादी में होने वाला खर्चा सब सलोनी उठा लेगी। उसने मालिनी से कहा कि बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी ममता में अंधी हो गई और अपनी बेटी के सुखद भविष्य को नहीं पहचान पा रही थी। मुझे इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं, पर एक समस्या है अभी भी। मालिनी ने कहा। क्या समस्या है? रेणुका ने कहा, मेरे पति। सबसे बड़ी समस्या तो वही है। वो सलोनी से बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी शादी कभी भी अपने उम्र के आदमी से नहीं होने देंगे। मालिनी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, पहले आप भी तो नहीं मान रही थी, पर सच अपनी आंखों से देखकर आपने भी तो अपना फैसला बदल लिया। वो भी इस बात को समझ जाएंगे। रेणुका ने कहा कि नहीं, वो बहुत ही स्वाभिमान इंसान है। मेरे पति वो नहीं देख पाएंगे जो मैं अपनी बेटी के लिए देख रही हूँ, एक सुखद भविष्य। और मालिनी जी, उनके रहते सलोनी की शादी होना नामुमकिन है। मालिनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उनके बिना हम सलोनी की शादी करवा देंगे। रेणुका ने कहा कि क्या? पर बिना बाप की बेटी की शादी ऐसे कैसे हो सकता है? और मेरे पति को जब ये पता चलेगा तो वो इस शादी को कभी नहीं मानेंगे। मालिनी ने कहा कि अरे रेणुका जी, अब हर चीज़ आपके मन की ही नहीं हो सकती। आपको अपनी बेटी की शादी भी करनी है, फिर इस शादी में बाप भी चाहिए, फिर इस शादी के हो जाने के बाद की चिंता। आप ये सब इतना मत सोचिए, मैं हूँ ना। और वैसे भी हम ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, एक मंदिर में, जो आपके घर से दूर होगी, जिससे आपके आसपास के लोग आपके पति तक ये खबर नहीं पहुंचा पाएंगे। और बात रही आपके पति की, तो उनका भी इलाज है मेरे पास। बस आप इस रिश्ते के लिए अपना फैसला बताइए, कि सब मुझ पर छोड़ दीजिए। रेणुका ने कहा कि मैं तो इस शादी के लिए पूरी तरह से मान चुकी हूँ, पर मैंने जो अभी अंदर किया उसके बाद क्या आपके देवर मेरी बेटी से शादी करेंगे? मालिनी ने कहा कि उसकी चिंता आप मत करो, वो सब मैं संभालूंगी। बस कल हम चलकर पंडित जी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लेते हैं शादी का। और हाँ, आप भी जब तक घर जाकर अपनी बेटी सलोनी से बात कर लीजिए कि उसको तो इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है ना।
रेणुका ने कहा कि अरे उसकी चिंता आप मत करिए, वो उसकी चिंता आप मत करिए, वो वही करेगी जैसा मैं उसे करने को कहूँगी। बस आप जल्दी ही लगन लेकर हमारे घर पधारिए। और फिर अपनी खुशी में झूमते हुए रेणुका जी अपने घर की तरफ चल दी। रेणुका पूरे रास्ते बस यही सोचते हुए आती है कि मैंने तो मालिनी को कह दिया कि सलोनी को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर उसने मना कर दिया तो इस शादी से, या फिर उसने खुद ही ये बात अपने पिता को बता दी तो नहीं नहीं, इतना अच्छा रिश्ता मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ भी कर इस रिश्ते के लिए सलोनी को बनाना ही होगा, और कुछ ऐसा करना होगा कि सलोनी ये बात अपने पिता को न बताए, नहीं तो मेरी गौरी का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। रेणुका जानती थी कि आज घर का माहौल सुबह से ही ठीक नहीं और सबका मन उदास था, साथ ही सब लोग बहुत परेशान भी थे। रेणुका को घर से मंदिर आते आते रात हो गई थी, इसलिए वो घर आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। सलोनी हर बार सबको एक करने की कोशिश करती और रात के खाने का वक्त भी हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर गौरी, सलोनी के पिता और सलोनी खाने के लिए आ चुके थे। सलोनी की माँ रेणुका जी अभी तक नहीं आई थी, पर इस बात से न तो गौरी को कोई फर्क पड़ रहा था और न ही सलोनी के पिता को। वैसे भी रेणुका की हरकत को लेकर बहुत परेशान रहते थे, इसलिए वो जितना ही अपनी पत्नी से दूर रहते थे उतना ही सुकून में रहते थे। तो उनको भी रेणुका के न आने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर सलोनी को एक भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी माँ भूखी है, इसलिए उसने खाना नहीं खाया और खाने की प्लेट को लेकर अपनी माँ के कमरे में चली गई। रेणुका अच्छे से जानती थी कि सलोनी कभी भी उन्हें दुख में नहीं देख सकती थी, और इसलिए उसने खाना न खाने का ढोंग किया, जिससे सलोनी खुद उनके पास आई और वो सलोनी को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। और बेचारी सलोनी, वो क्या जाने, उसने तो सिर्फ सौतेली माँ के बारे में ही चाल चलते हुए सुना था कि वो ऐसा करती हैं। खुद की सगी माँ भी अपने ही कोख से जन्मी 2 औलादों में भेद करेगी, वो कहाँ जानती थी। इसलिए वो रेणुका को मनाने उनके पास गई और फिर दूर खड़े होकर ही उसने कहा कि माँ आप ठीक तो हैं? आप खाना खाने भी नीचे नहीं आई, इतनी नाराज है क्या मुझसे? रेणुका ने सलोनी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सलोनी ने कहा कि माँ आप चाहे तो मुझे मार ले, जितना भला बुरा सुनाना है सुना ले, पर आप मुझसे मुंह मत फेरिए। मैं कितनी अभागी हूँ माँ, जो अपने ही माँ बाप के दुखों का कारण बनी हुई हूँ। मुझसे तो कोई शादी में नहीं करना चाहता है कि मैं उसके साथ ही इस घर से दूर हो जाऊं और आपके जीवन से मेरा काला साया हटे। माँ आप परेशान मत हो, आप जहाँ चाहे गौरी की शादी कर दीजिए। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, और फिर जब मैं ही नहीं रहूँगी तो मेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तब आपको गौरी की शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस माँ अभी खाना खा लीजिए, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दीजिए। रेणुका ने कहा कि तू सच में चाहती है कि गौरी की शादी धूमधाम और अच्छे परिवार में हो जाए, या फिर तेरी वजह से जो मेरे और मेरे पति के बीच की दूरियां आई हैं वो ख़त्म हो जाए और मैं तुझे दिल से गले लगा लूँ। इतना सुनकर सलोनी माँ के पैरों के पास बैठकर रोने लगी और उसने खुशी से कहा कि हाँ माँ, मैं यही चाहती हूँ। रेणुका ने कहा कि एक रास्ता है, अगर तू मान जाए तो ऐसा हो सकता है जैसे मैं बोल रही हूँ। सलोनी ने कहा कि क्या है वो रास्ता माँ, आप मुझे बताओ, मैं उस रास्ते में चलने को तैयार हूँ।
रेणुका ने कहा। वचन देगी तू मुझे? सलोनी ने कहा। हाँ माँ, मैं वचन देती हूँ, रेणुका ने कहा। सोच ले सलोनी, अगर तूने वचन दिया तो तुझे फिर हर हाल में ही वो काम करना होगा। सलोनी ने कहा कि माँ आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस वो काम बताइए। रेणुका ने कहा कि ठीक है, पर तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू इस बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताएगी। सलोनी अपनी माँ की इस बात को सुनकर थोड़ा डर गई कि ऐसा भी क्या है जो मुझे अपने पिता से छुपाना पड़ेगा। रेणुका ने कहा कि क्या हुआ, तुम तो अभी से ही चुप हो गई, अभी तो बहुत उछल उछल कर बोल रही थी कि मैं सब कुछ करने, फिर अब क्या हुआ? सलोनी ने अपने मन में उठे सवालों को तुरंत ही विराम लगाया और अपनी माँ से कहा कि मैं आपकी कसम खाती हूँ माँ, मैं पापा से कुछ नहीं बताऊंगी। रेणुका का मकसद अब आधा तो पूरा हो चुका था, बस सलोनी शादी के लिए हाँ बोल देती तो फिर रेणुका जो चाहती थी उसे होने से कोई नहीं रोक सकता था। रेणुका ने कहा कि मैं आज जब शाम को मंदिर गई थी तो बड़ी ही नेक औरत मुझे मिली थी, जिसने तेरे लिए एक बहुत ही पैसे वाले लड़के को रिश्ता बताया है, और तू यकीन नहीं करेगी सलोनी, जब मैं उसके घर पहुंची तो वो घर नहीं बंगला था, बंगला जैसे हम फिल्मों में देखते हैं वैसे, और उस लड़के की करोड़ों की संपत्ति है, वो अकेला है, मतलब कि उसके सारे पैसे तेरे ही हो गए। तू इस घर में बहुत कष्ट सही मेरी बच्ची, अगर तू उस लड़के से शादी कर लेगी तो महलों की रानी बन जाएगी। सलोनी ने कहा कि जब इतना अच्छा रिश्ता है माँ, तो आप गौरी की शादी क्यों नहीं वहाँ करवा देती? मेरे राज करने से ज़्यादा उसका जीवन भर सुखी रहना जरूरी है। रेणुका को सलोनी की ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मन में सोचा कि मेरी अकल क्या घास चरने गई है जो अपनी बेटी को अपाहिज के गले बांधूंगी, जिससे वो हर समय बस उस आदमी की नौकरानी बनकर रह जाए। रेणुका ने झूठी मुस्कान का दिखावा करते हुए कहा कि मैंने भी यही सोचा था सलोनी, पर तू बड़ी है न, इसलिए पहले तो तेरी शादी होगी, उसके बाद में गौरी की। सलोनी ने कहा, हाँ माँ आप ठीक कह रही हैं, गौरी की ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटे हैं कि वो मुझसे छोटी थी, और अब जब बड़ी की शादी न हो तो छोटी की शादी में बहुत दिक्कत होती है। पर माँ जब सब कुछ इतना अच्छा है रिश्ते में, तो फिर रिश्ते को पापा से छिपाने की क्या जरूरत है? पापा भी इतना अच्छा रिश्ता सुनेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। रेणुका ने कहा कि हाँ रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन सलोनी पर लड़के में एक प्रॉब्लम है। और फिर रेणुका ने इतना कहकर अपना सिर नीचे कर लिया। सलोनी घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ आप दुखी मत होइए, कहिए क्या दिक्कत है लड़के में? रेणुका ने कहा कि सलोनी वो दरअसल लड़का दोनों पैरों से अपाहिज है। और इतना सुनकर तो सलोनी के पैरों की जमीन खिसक गई। तो दोस्तों कहानी के अगले भाग में पढ़ते हैं, क्या सलोनी अपाहिज लड़के से शादी करेगी या नहीं? देखते हैं कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।